हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वीएन एजुकेशन में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग बिहार एसएससी इंटर स्तरीय 2024, जी हाँ, प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 2 का यहाँ पर देख रहे होंगे आप लोग। वॉल्यूम 2 है ये, और उसका आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 16 लगाने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने आपको 1 से लेकर के 15 सेट लगा दिया है। जिन दोस्तों ने नहीं देखा है, प्लेलिस्ट बना हुआ है अच्छे से, वहाँ पर जाकर आप लोग प्रैक्टिस करना शुरू कर दें। और दोस्तों, टोटल प्रैक्टिस सेट आपको इस पर 20 दिया है वॉल्यूम 2 संस्करण में। इसमें आपको 16 करने वाले हैं। और इसके साथ साथ इसका वॉल्यूम 1 मैंने कंप्लीट करा दिया है, इसका भी प्लेलिस्ट बना हुआ है। इसके साथ साथ खान सर का आपको 20 प्रैक्टिस सेट प्लस 7 प्रीवियस ईयर जो था उसमें सेट वो, और ज्ञान बिंदु सर का आपको जिसमें 15 सेट आपको दिया था वो, ये तीनों बुक मैंने कंप्लीट करा रखा है। प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पर जाकर आप लोग प्रैक्टिस करना शुरू कर दें, क्योंकि एग्ज़ाम का टाइम काफ़ी करीब है। प्रैक्टिस ही एक अच्छा ऐसा माध्यम है जिससे आपको आपका स्कोर इंक्रीज़ करता है, तो प्रैक्टिस लगातार करते रहें। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं सीधे प्रश्न की ओर। और हाँ, प्रश्न की ओर जाने से पहले एक अनुरोध है कि जो भी हमारे चैनल पर विजिट करके नए आए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में लाजमी शेयर करना ना भूलें। शेयर ज़रूर किया कीजिए, ठीक है। तो दोस्तों, चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे टेस्ट सीरीज 16। यहाँ पर देखिएगा, टेस्ट सीरीज 16 का आप लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, किस राज्य में ओणम त्यौहार मनाया जाता है? ध्यान देंगे, ओणम त्यौहार कौन से राज्य में मनाया जाता है? कर्नाटक, तेलंगाना, गोवा या केरल? एक का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर ओणम, ओणम का केरल हो जाएगा। एक ऑप्शन नंबर देखिएगा, डी हो जाएगा केरल। ये आपको ओणम त्यौहार जो मनाया जाता है, ये आपको केरल में मनाया जाता है। ये एक नौका दौर है, ठीक है, नौका दौर है, वहाँ पर जाके रेस लगता है। इस तरह से ये आपको ओणम त्यौहार वहाँ मनाया जाता है, ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 2 नंबर हम लोग देखेंगे। ये हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने भीमराव अंबेडकर की जयंती को खाली स्थान किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? किसके जन्मदिन को? भीमराव अंबेडकर की जयंती को। समानता, समर्पण, सामायिक न्याय या मैत्री? 2 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, समानता। क्या हो जाएगा? समानता। यहाँ पर ध्यान देंगे, अच्छी प्रश्न है कि हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने, कौन सरकार? तमिलनाडु सरकार ने भीमराव अंबेडकर की जयंती को समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। भीमराव अंबेडकर जयंती जब जो है कब मनाया जाता है दोस्तों, वहीं पर ध्यान देंगे, भीमराव अंबेडकर जयंती 14 अप्रैल को मनाया जाता है। ये डेट आप लोग याद रखेंगे, कब? 14 अप्रैल को भीमराव अंबेडकर जयंती मनाया जाता है। और तमिलनाडु सरकार ने 17 सितंबर को ईवी रामस्वामी की जयंती को सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, 3 नंबर। एक्वेरियन सैन्य अभ्यास का आयोजन किन 2 देशों के मध्य किया गया है? एक्वेरियन सैन्य अभ्यास का आयोजन किन 2 देशों के मध्य किया गया है? 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर देखेंगे हम लोग, डी हो जाएगा। यहाँ पर भारत और मालदीव के बीच है। एक्वेरियन सैन्य अभ्यास मालदीव और भारत के बीच होता है, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, 4 नंबर के, निम्नलिखित में से कौन सा देश बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है? देखेंगे कौन सा देश नहीं है, भारत, नेपाल, भूटान या मालदीव? तो 4 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मालदीव। मालदीव जो है कि बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है। वहीं पर हम लोग बिम्स्टेक का कौन कौन सा सदस्य देश है ये भी जानेंगे हम लोग, तभी तो हम लोग छांट के मार सकते हैं ना कि मालदीव नहीं है। तो देखिएगा, बिम्स्टेक का आपको सदस्य है भारत, थाईलैंड, म्यांमार, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और भूटान। याद रखेंगे, भारत, थाईलैंड, म्यांमार, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और भूटान, ये आपको बिम्स्टेक का सदस्य है। ये आपको मालदीव इसमें नाम नहीं आ रहा है, इसलिए मालदीव नहीं होगा। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ठीक है, ये आपको फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, 5 नंबर। किस भारतीय राज्य की मुख्य भूमि की तटरेखा सबसे लंबी है? कौन सी भारतीय राज्य की मुख्य भूमि की तटरेखा सबसे लंबी है? केरल, महाराष्ट्र, उड़ीसा, गुजरात? तो 5 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर देखिएगा, डी हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा। कितना? जिसकी कुल तटीय लंबाई 1214.7 किलोमीटर है। कितना है? 1214.7 किलोमीटर है। और दूसरा नंबर पे आपको आंध्र प्रदेश आता है, तटीय रेखा में सबसे लंबी, 1100 किलोमीटर अप्रोक्स है। 6 नंबर प्रश्न देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पूर्वोत्तर भारत के सेवन सिस्टर्स राज्यों का सदस्य नहीं है? 7 सिस्टर राज्य का संबंध नहीं है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, त्रिपुरा, सिक्किम, मेघालय या मिजोरम? तो 7 सिस्टर का कौन सा इसमें राज्य नहीं है? तो 6 का हम लोग राइट आंसर देखेंगे, 6 का ऑप्शन नंबर देखिएगा, बी हो जाएगा, सिक्किम। सिक्किम जो है आपको 7 सिस्टर में आपको 7 राज्य आते हैं पूर्वोत्तर भारत में, जिनमें आपको सदस्य सिक्किम नहीं आता है। अदरवाइज त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम हो जाएगा। इसका एक ट्रिक है, याद रखिएगा, एटीएम आना मम्मी, ठीक है, एटीएम आना मम्मी, ठीक है, एटीएम आना मम्मी, ठीक है। इस तरह से देखिएगा, ऐसे हो जाएगा असम, त्रिपुरा, मेघालय,
मेघालय, फिर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। इस तरह से ये ट्रिक आप लोग लिख लीजिएगा, कभी नहीं भूलिएगा। एटीएम आना मम्मी, ठीक है। सेवन सिस्टर का आपको ये 7 राज्य है, इसमें आपको सिक्किम नहीं आता है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 7 नंबर हम लोग प्रश्न देखेंगे कि गोबी मरुस्थल निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है। ध्यान देंगे, गोबी मरुस्थल कौन से महाद्वीप में है, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका या एशिया। तो 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एशिया में स्थित है। गोबी मंगोलिया में पड़ता है, कौन सा जगह, मंगोलिया और चीन के बीच पड़ता है ये। तो गोबी मरुस्थल आपको मंगोलिया में है, जो कि एशिया महाद्वीप में स्थित है ये, इसको अच्छे से ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, एक कंप्यूटिंग युक्ति में MHz यानी कि मेगाहर्ट्ज विनिर्देशों में सम्मिलित किया गया है क्या। स्मृति का आकार, अभिकलन की गति, कालंद गति, उपरोक्त में से कोई नहीं। 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपको, कालंद गति। क्या हो जाएगा, कालंद गति। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 9 नंबर की, केंद्र सरकार द्वारा भारत को टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है। टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है केंद्र सरकार के द्वारा भारत को, 2030, 2025, 2070 या 2047। 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2025 तक भारत को टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय डेयरी पुरुष पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति है कौन। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, डॉक्टर आर एस परौदा, डॉक्टर वर्गीज कुरियन, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपको, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। डॉक्टर वर्गीज कुरियन जो है आपको अंतर्राष्ट्रीय डेयरी पुरुष पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति हैं। ऑपरेशन फ्लड देखिएगा, ध्यान देंगे कि श्वेत क्रांति के सार्थक करने के लिए 1970 में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के द्वारा की गई थी, और इसका आपको जो वर्गीज कुरियन इसके आपको ये है जन्मदाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 11 नंबर के निम्नलिखित में से किसने फ्रेंच ओपन 2023 का महिला खिताब जीता। काफ़ी अच्छी प्रश्न है ये आपको देखिएगा, जितना भी विंबलडन ट्रॉफी है आपको, ग्रैंड स्लैम, आपको सब लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपको एग्जामिनेशन में इस तरह से प्रश्न आता है। तो यहाँ ध्यान देंगे कि फ्रेंच ओपन 2023 का महिला एकल का खिताब किसने जीता। आरेना साबालेंका, सानिया मिर्जा, ईगा स्विटेक, एलेना रायबकिना। 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर देखिएगा सी हो जाएगा, ईगा स्विटेक जो है आपको फ्रेंच ओपन 2023 का महिला एकल का खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 12 नंबर के, अंधेरी नगरी चौपट राजा नामक नाटक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है। अंधेरी नगरी चौपट राजा नामक नाटक जो है ये किसके द्वारा लिखा गया। सुमित्रानंदन पंत, महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र या मैथिली शरण गुप्त। तो अंधेरी नगरी चौपट राजा जो है आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा ये लिखा गया है। किसके द्वारा, अंधेरी नगरी चौपट राजा भारतेंदु हरिश्चंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 13 नंबर के, हाल ही में किस भारतीय पहलवान को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग UWW राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर चुना गया है। क्या है, भारतीय पहलवान को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर चुना गया है। किसे, अंतिम पंघाल, रुद्राक्ष पाटिल, सचिन नाग, इनमें से कोई नहीं। 13 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अंतिम पंघाल को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा पर्यावरण दिवस 2023 के अवसर पर कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है। ध्यान देंगे, काफ़ी अच्छी प्रश्न है, कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है पर्यावरण दिवस 2023 के अवसर पर। ऑप्शन नंबर ए है आपको मेरी लाइफ, ई सारस, पीएम दक्ष, फ्लड वॉच। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 14 का आपको मेरी लाइफ, ये आपको लॉन्च किया गया है ये वाला ऐप मेरी लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है। 15 सितंबर, 16 सितंबर, 17 सितंबर, 18 सितंबर। 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपको, 15 सितंबर को प्रतिवर्ष आपको ये मनाया जाता है क्या, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस। इसको ध्यान में रखेंगे, 15 सितंबर को मनाया जाता है। 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। 17 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय देश संगीत दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय देश संगीत दिवस मनाया जाता है। और वहीं 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस मनाया जाता है। क्या, विश्व बांस दिवस यानी कि बम्बू, ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। और यहाँ पर ध्यान देंगे कि मैथ और रीजनिंग के लिए मैं PDF दे दूंगा, वहाँ से आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आपको वीडियो के भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग कनेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का पहला प्रमुख समाचार पत्र बंगाल गजट किस वर्ष में शुरू किया गया था। कौन से साल में बंगाल गजट, ये आपको 1780 में शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर देखिएगा 31 का ए हो जाएगा, 1780 में बंगाल गजट आपको 1780 ईस्वी में शुरू किया गया था। और इसके संपादक कौन थे,
जेम्स ए हिकी यानी कि जेम्स ऑगस्टन हिकी थे, बंगाल गजट समाचार पत्र के संपादक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी गंग वंश के राजा नरसिंहदेव प्रथम ने किस विश्व विरासत स्थल का निर्माण कराया था? देखिएगा, पूर्वी गंग वंश के राजा जो थे आपको नरसिंहदेव प्रथम, वे कौन से विश्व विरासत स्थल का निर्माण करवाया था? हम्पी, लेपाक्षी, सूर्य मंदिर, सारनाथ है। तो नरसिंहदेव प्रथम किसका करवाया था आपको? तो 32 का ऑप्शन नंबर देखिएगा, सी हो जाएगा सूर्य मंदिर। सूर्य मंदिर आपको विश्व विरासत स्थल है, नरसिंहदेव प्रथम ने करवाया था इसका निर्माण। और सूर्य मंदिर आपको ये जो है ये पश्चिमी गंग वंश, कदम्ब और पल्लवों के राज्यों के बीच आधुनिक मैसूर के दक्षिण में स्थित है। गंग वंश का संस्थापक कौन था? वज्रहस्त पंचम था। गंग वंश का संस्थापक कौन था? वज्रहस्त पंचम, इसको ध्यान में रखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब हम लोग 33 नंबर के, नई दिल्ली और इसकी इमारतों को डिजाइन करने वाले दो वास्तुकार कौन थे? दो वास्तुकार कौन थे? किस किस को? देखिएगा, नई दिल्ली और इसकी इमारतों को डिजाइन करने वाले लॉरेन बेकर और राइसिना लुटियंस, एडवर्ड बेकर और हर्बर्ट लुटियंस, एडवर्ड लुटियंस और हर्बर्ट बेकर, एडवर्ड लुटियंस और हर्बर्ट साइमन। देखिएगा 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर देखिएगा सी हो जाएगा यहाँ पर से, एडवर्ड लुटियंस और हर्बर्ट बेकर। एडवर्ड लुटियंस और हर्बर्ट बेकर जो है कि नई दिल्ली और इसकी इमारतों को डिजाइन करने वाले दो वास्तुकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, एम.के. गांधी को महात्मा के उपाधि से किसने दी थी? ध्यान देंगे, महात्मा की उपाधि मोहनदास करमचंद गांधी को किसने दिया था? गोपाल कृष्ण गोखले, लोकमान्य तिलक, रविन्द्रनाथ टैगोर, दादा भाई नौरोजी। 34 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर RNT ने दिया था महात्मा की उपाधि महात्मा गांधी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान राज्य का नृत्य है? इनमें से ध्यान देंगे, घूमर, कच्ची घोड़ी, कालबेल या कठपुतली। तो राजस्थान का नृत्य इनमें से कौन सा है? तो 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर देखिएगा ए हो जाएगा, घूमर। घूमर आपको राजस्थान का है, ठीक है, घूमर कहाँ का है? राजस्थान का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, एक छाया कठपुतली थिएटर परंपरा थेलु बोमलत्ता किस राज्य से संबंधित है? थेलु बोमलत्ता कौन से राज्य से संबंधित है? आपको एक छाया कठपुतली थिएटर परंपरा है। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल। तो 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। ठीक है, कहाँ का है ये? आंध्र प्रदेश का है। वहीं आपको देखिएगा, आंध्र प्रदेश में इसे थेलु बोमलत्ता कहा जाता है और तमिलनाडु में बोमलत्तम कहते हैं। तमिलनाडु में क्या? बोमलत्तम कहते हैं। ये कठपुतली बकरी की खाल से बनी होती है। ये दोनों तरफ से प्राकृतिक रंगों से रंगी गई होती है। अगला प्रश्न देखेंगे 37 नंबर की, निम्नलिखित में से कौन सी कर्नाटक की एक पूर्व की ओर बहने वाली नदी नहीं है? देखिएगा, कर्नाटक की एक पूर्व की ओर बहने वाली नदी इनमें से कौन सी नहीं है? मंजरा, मांडवी, तुंगभद्रा या भीम। 37 का ऑप्शन नंबर देखिएगा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, मांडवी नदी। मांडवी नदी जो है ये आपको कर्नाटक में पूर्व की ओर बहने वाली नदी नहीं है। मांडवी आपको गोवा राज्य की मुख्य नदी है। ये मांडवी कहाँ की है? ये गोवा राज्य की मुख्य नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 38 नंबर के, पृथ्वी के वायुमंडल में अनुमानित रूप से कितने प्रतिशत ऑर्गन है? कितने प्रतिशत ऑर्गन है? 1, 2, 4 या 3% है। तो 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1% आपको अनुमानित रूप से आपको ऑर्गन का प्रतिशत है, परसेंटेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जब सरकार अपनी राजस्व आय से अधिक खर्च करती है तब इसे अधिक को क्या कहते हैं? जब सरकार अपने राजस्व के आय से अधिक खर्च करती है तो इसे क्या कहते हैं? अधिक को प्राथमिक घाटा, राजकोषीय घाटा, बजट घाटा या राजस्व घाटा। 39 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसको हम लोग राजस्व घाटा कहते हैं। क्या? राजस्व घाटा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर की, किस योजना में कृषि तथा संबंधित क्षेत्रों में औसत विकास दर सर्वाधिक रही है? औसत विकास दर सबसे ज़्यादा रही है। 7वीं योजना, वार्षिक योजना, 8वीं योजना या 9वीं योजना। 40 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आपको 8वीं योजना जो थी 1992 से 97 जो चली थी, इसमें जो है कि आपको कृषि तथा संबंधित क्षेत्रों में औसतन विकास दर सर्वाधिक रही थी 8वीं योजना में। आपको 8वीं पंचवर्षीय योजना पहली योजना थी जिसने दशकों से जारी व्यष्टि आर्थिक यानी सूक्ष्म आर्थिक नीतियों का आत्मनिरीक्षण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 41 नंबर के, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक की लाला लाजपत राय। 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक ने यह नारा दिया था। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग 42 नंबर की, माल की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु अलाउद्दीन खिलजी के अधीन किस अधिकारी के लिए व्यापारियों का रजिस्टर बनाए रखना आवश्यक था? अलाउद्दीन खिलजी के समय के बारे में पूछ रहा है कि माल की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु। तो रईस परवाना, नज़ीर, मुहतसिब, शाहाना ए मंडी। तो 42 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर देखिएगा डी हो जाएगा, शाहाना ए मंडी। शाहाना ए मंडी व्यापारियों का रजिस्टर बनाए रखना आवश्यक था, जिसमें आपको माल की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु अलाउद्दीन खिलजी के अधीन ये अधिकारी के लिए व्यापारियों का रजिस्टर बनाए रखना आवश्यक था, शाहाना ए मंडी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 43 नंबर कि 1919 में महात्मा गांधी ने प्रस्तावित खालिस्तान के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन चलाने का फैसला लिया। तो 1919 में महात्मा गांधी ने प्रस्तावित खालिस्तान के खिलाफ, किसके खिलाफ राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन
चलाने का फैसला लिया। 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर देखिएगा बी हो जाएगा यहाँ पर, रॉलेट एक्ट। जो रॉलेट एक्ट आया था 1919 में, उसी के खिलाफ राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन चलाने का फैसला लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 44 नंबर की 16 महाजनपदों के बारे में किस बौद्ध ग्रंथ से जानकारी मिलती है? अंगुत्तर निकाय, महावस्तु, दीपवंश या महावंश। 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अंगुत्तर निकाय से 16 महाजनपद जो था आपको के बारे में बौद्ध ग्रंथ की जानकारी मिलती है, अंगुत्तर निकाय से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 45 नंबर के तिलहन की फसल से संबंध में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है तिलहन से रिलेटेड? ठीक है, ये ऑप्शन कहता है कि इनका उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में तथा प्रसाधन उद्योग में कच्चे माल के रूप में किया जाता है। ठीक है, तो ये आपको बिल्कुल सही है कि इसका खाद्य पदार्थ के रूप में हम लोग यूज़ करते हैं तिलहन का, तथा प्रसाधन उद्योग में कच्चे माल के रूप में करते हैं, पहला सही है। तिल जो है कि तिलहन उत्तरी भारत में खरीफ की फसल है तथा दक्षिण भारत में रबी की फसल है, ये भी आपका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ से, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 46 नंबर, देखिएगा यहाँ से मैथ है, मैथ और रीजनिंग के लिए मैं पीडीएफ दे दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारतीय संविधान के अनुसार आपात स्थिति घोषित करने का अधिकार किसको है? भारतीय संविधान के अनुसार आपात स्थिति घोषित करने का अधिकार किसको है? प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, मुख्य न्यायमूर्ति को या संसद को? 61 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये अधिकार सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति को है कि भारतीय संविधान के अनुसार आपात स्थिति जो करता है, आपात जो लागू किया जाता है। तो इसके बारे में कुछ फैक्ट जानेंगे हम लोग कि भारतीय संविधान में कितने प्रकार के आपात का उल्लेख किया गया है। तो 3 प्रकार की आपात का उल्लेख है, जिसको हम लोग एक कहते हैं आपको राष्ट्रीय आपात, जिसका अनुच्छेद 352 के तहत होता है, और राज्यों में एक राष्ट्रपति शासन लगता है जो अनुच्छेद 356 के अनुसार होता है, और एक होता है वित्तीय आपात जो कि आपको अनुच्छेद 360। वित्तीय आपात देश में एक बार भी लागू नहीं किया गया है, इसको ध्यान में रखेंगे, ये प्रश्न पूछता है इस प्रकार से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसमें और इफेक्ट जानेंगे कि भारत में अब तक 3 बार अनुच्छेद 352 का प्रयोग यानी कि राष्ट्रीय आपात का उपयोग 3 बार किया गया। कब 1962 में भारत चीन युद्ध, 1971 भारत पाकिस्तान प्रथम युद्ध, और 1975 में आपको भारत पाकिस्तान द्वितीय युद्ध, इसको ध्यान में रखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि दिवालियापन और दिवाला भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई है, खाली स्थान सूची में सूचीबद्ध है, कौन सी सूची में सूचीबद्ध है? 7वीं अनुसूची के देखिएगा, दिवालियापन और दिवाला केंद्रीय, राज्य, विश्व या समवर्ती सूची, कौन सा हो जाएगा? तो 65 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये समवर्ती सूची में है। 7वीं अनुसूची जो कि आपको में दी गई है, जो समवर्ती सूची में सूचीबद्ध है, दिवालियापन और दिवाला। 63 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि किन राज्यों में साझा उच्च न्यायालय है? देखिएगा, साझा उच्च न्यायालय आपको किन राज्यों में है? कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, गुजरात और उड़ीसा, महाराष्ट्र, गोवा, मध्य प्रदेश व राजस्थान। तो 63 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, महाराष्ट्र और गोवा। देखिएगा, गोवा और महाराष्ट्र और गोवा का जो है ये साझा उच्च न्यायालय यहाँ को स्थित है। महाराष्ट्र के उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में गोवा भी आता है, इसको ध्यान में रखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 64 नंबर के, कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ? चीन, जापान, जर्मनी, रोम। तो 64 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ये चीन में हुआ था। कागज़ का आविष्कार जो हुआ था आपको सबसे पहले चीन देश में हुआ था। कागज़ का आविष्कार जो है कि आपको चीन में हान वंश के काल में हुआ था। किसके काल में? हान वंश, याद रखेंगे, हान वंश के काल में हुआ था। पुस्तक मुद्रित करने वाला पहला देश भी चीन ही था। कागजी मुद्रा जारी करने वाला पहला देश चीन ही था। सिविल सेवा प्रतियोगिता शुरू करने वाला देश चीन ही था, इसको ध्यान में रखेंगे सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि श्रीलंका को खालिस्तान कौन से वर्ष में आज़ादी मिली? काफ़ी अच्छी प्रश्न है कि श्रीलंका को कौन से साल में आज़ादी मिली? 1947, 1948, 1949, 1950। 65 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1948 में श्रीलंका को आज़ादी मिली। छोटा डेट भी हम लोग याद रखेंगे, 4 फरवरी। कितना? 4 फरवरी हो गया, 4 फरवरी। ठीक है, 4 फरवरी हम लोग याद रखेंगे। 4 फरवरी 1948 को सिलोन के डोमिनियन ऑफ सिलोन के रूप में स्वतंत्रता प्राप्त हुई। श्रीलंका जो है कि पहले कौन से नाम से जाना जाता था? सिलोन के नाम से जाना जाता था, इसे भी ध्यान रखेंगे। श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? सिलोन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 66 नंबर की, तुर्की की राजधानी का नाम क्या है? वेलिंगटन, कैनबरा, अंकारा या जेरूसलम। 66 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तुर्की के राजधानी का नाम अंकारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? भावचित्रात्मक, कीलाक्षर, कुटिल लिपि, शारदा लिपि। 67 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपको, भावचित्रात्मक। सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी ये आपको भावचित्रात्मक थी। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि जो है कि 2 तरफा लिखी जाती थी, यानी दाएं से बाएं और बाएं से दाएं, मतलब 2 तरफा लिखा जाता था। एक बार आपको इस डायरेक्शन में तो फिर एक बार इस डायरेक्शन में, इस तरह से लिखा जाता था सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि, इसलिए आपको ये भावचित्रात्मक है। ध्यान देंगे आपको। ये 67 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ से आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 68 नंबर प्रश्न देखेंगे कि किसी लिपि को
सभी लिपियों का जन्मदाता कहा जाता है, यानी कि किस लिपि को सभी लिपियों का जन्मदाता कहा जाता है? ब्राह्मी, खरोष्टी, मोडी या नगरी? 68 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ब्राह्मी लिपि को। ब्राह्मी लिपि को सभी लिपि का जन्मदाता माना जाता है। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम जेम्स प्रिसेप ने 1837 में पढ़ा था, खोज किया था। कब? जेम्स प्रिसेप ने 1837 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 69 नंबर के, निम्नलिखित में से कौन 1915 के अधिवेशन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? 1915 के अधिवेशन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा, भूपेंद्र नाथ बोस, अंबिकाचरण मजूमदार, मदन मोहन मालवीय? 69 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपको सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा जो थे आपको 1915 के कांग्रेस अधिवेशन के दौरान आपको अध्यक्ष थे, आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो और 1915 का जो कांग्रेस अधिवेशन जो हुआ था ये कहाँ हुआ था? ये बम्बई में हुआ था, इसे भी ध्यान रखेंगे, ये बम्बई में हुआ था। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग 70 नंबर की, ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? किससे है ये? तो 70 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर देखिएगा बी हो जाएगा यहाँ से, कि चीन की अर्थव्यवस्था में औद्योगिकरण को बढ़ावा देना। ग्रेट लीप फॉरवर्ड का अभियान का संबंध जो है ये किससे है? तो चीन की अर्थव्यवस्था में औद्योगिकरण को बढ़ावा देना से संबंधित है। 71 नंबर प्रश्न देखेंगे कि ग्राम पंचायत के किस सदस्य को पद अवधि के लिए के प्रथम दो वर्ष तक तथा कार्यकाल के अंतिम 6 माह के दौरान उन पर अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है? तो ग्राम पंचायत के किस सदस्य को पद अवधि के, ध्यान देंगे आपको, तो मुखिया, उप मुखिया, ए और बी दोनों, उनमें से कोई नहीं। 71 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों, यानी कि मुखिया भी हो जाएगा और उप मुखिया भी हो जाएगा। यानी कि ग्राम पंचायत के मुखिया और उप मुखिया दोनों पद अवधि के लिए प्रथम 2 वर्ष तक तथा कार्यकाल के अंतिम 6 माह के दौरान उन पर अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी हैं कौन है? जिसका ऑप्शन नंबर 72 का ए हो जाएगा यहाँ पर दादाभाई नौरोजी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 73 नंबर के, राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल, 25 अप्रैल, 26 अप्रैल या 27 अप्रैल? 73 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है आपको 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस 24 अप्रैल। 74 नंबर प्रश्न है कि महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला गुप्त वंश का पहला शासक कौन था? स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त, रामगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम? 74 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम हो जाएगा। कौन? चंद्रगुप्त प्रथम, महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त वंश का पहला शासक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 नंबर के, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि रॉलेट एक्ट एक निवारक हत्या है? रॉलेट एक्ट एक निवारक हत्या है, किसने कहा था? जी बी कृपलानी, बाल गंगाधर तिलक, एडविन सैमुअल मॉन्टेग्यू और राजेंद्र प्रसाद? 75 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पर आपको मॉन्टेग्यू ने कहा था, आपको एडविन सैमुअल मॉन्टेग्यू ने कहा था कि रॉलेट एक्ट एक निवारक हत्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध पर्वतीय स्टेशन कोडाईकनाल कहाँ स्थित है? कोडाईकनाल कहाँ स्थित है? 7 हिल्स, पालनी हिल्स, अरुणाचल हिल्स, नीलगिरी हिल्स? 91 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये पालनी हिल्स में स्थित है। कहाँ? पालनी हिल्स में स्थित है प्रसिद्ध पर्वतीय स्टेशन कोडाईकनाल। ये आपको कोडाईकनाल तमिलनाडु में पड़ता है, लेकिन कब हिल्स अगर पूछ रहा है तो ये पालनी हिल्स हो जाएगा। पालनी हिल्स आपको तमिलनाडु राज्य में एक स्थित पहाड़ी है। कहाँ? तमिलनाडु में। पालनी हिल्स पश्चिमी घाट और इलायची पहाड़ियों के पूर्वी भाग का जो है कि विस्तार है। कोडाईकनाल को हम लोग हिल स्टेशनों की राजकुमारी कहा जाता है कोडाईकनाल को। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 92, अकबर द्वारा निर्मित पंचमहल खालिस्तान में स्थित है। अकबर के द्वारा जो निर्मित किया गया था पंचमहल कहाँ स्थित है? ये दिल्ली, अजमेर, आगरा या फतेहपुर सीकरी? 92 का आपको देखा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, या फतेहपुर सीकरी में आपको पंचमहल स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे 93 नंबर की, सरकार अनिवार्यतः कितनी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP की घोषणा करती है? 23, 8, 34, 17? 93 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 23। ध्यान देंगे, अच्छी प्रश्न है ये कि सरकार अनिवार्यतः कितनी फसलों के लिए, टोटल आपको 23 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP की घोषणा करती है। कितना? टोटल 23, याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि नीलगिरी संरक्षित जैविक क्षेत्र का विस्तार किन राज्यों में है? नीलगिरी संरक्षित जैविक क्षेत्र का विस्तार कौन से राज्य में? महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक या महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल? 94 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर देखिएगा, यहाँ पर सी आपको राइट आंसर हो जाएगा। तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक है, ये 3 राज्यों में आपको नीलगिरी संरक्षित जैविक क्षेत्र का विस्तार फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 95 नंबर की, भारत में दीपोर बिल रामसर साइट है, ये किस राज्य में स्थित है? तो रामसर साइट आपको याद रखेंगे, इससे आपको रिलेटेड एक फैक्ट है कि ये आपको 2 फरवरी को मनाया जाता है रामसर साइट डे, यानी कि ये रामसर साइट दिवस जो मनाया जाता है आपको ये 2 फरवरी को मनाया जाता है। ये डेट आपको याद रखेंगे, आपको एग्जाम पूछ सकता है ये। तो भारत में आपको दीपोर बिल रामसर साइट किस राज्य में स्थित है? असम, त्रिपुरा, मणिपुर, आंध्र प्रदेश? 95 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर देखिएगा ए हो जाएगा, ये असम में है। दीपोर बिल
रामसर साइट कहाँ है? ये असम में स्थित है। लोकटक झील लोकटक झील जो है रामसर साइट मणिपुर राज्य में स्थित है। रुद्र सागर झील रामसर साइट त्रिपुरा राज्य में है। कोलेरू झील रामसर साइट आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। 1900 देखिएगा रामसर साइट क्या है, ये आपको 1971 ईस्वी में ईरान के रामसर नामक स्थान पर आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए सम्मेलन किया गया, जिसे रामसर साइट सम्मेलन कहा गया। भारत में इसमें 1982 में से शामिल हुआ ये रामसर साइट में। वर्तमान में भारत में कुल कितने रामसर साइट हैं? 75। इसे भी ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारत में अगर पूछ देगा कि टोटल रामसर साइटों की संख्या कितनी है, तो टोटल है 75, 75। और अभी मैंने बताया कि 2 फरवरी को आर्द्र भूमि दिवस यानी कि रामसर साइट डे मनाया जाता है भारत में, इसको भी ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है 96 नंबर, हम देखेंगे कि हाइड्रा स्टारफिश प्लेनेरिया निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होते हैं? विखंडन, बीजाणु द्वारा जनन, मुकुलन या पुनर्जनन। तो 96 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर देखिएगा डी हो जाएगा, आपको पुनर्जनन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पुनर्जनन। अगला प्रश्न है आपका स्यूडोपोडिया खाली स्थान पर मौजूद अंगुली जैसी आकृति वाली संरचनाएं क्या है? तो देखिएगा 97 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये अमीबा। ये आपको क्या है? स्यूडोपोडिया जो है आपको अमीबा पर मौजूद अंगुली जैसी आकृति वाली संरचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 98 नंबर की, यौगिकों के एक वर्ग की पहचान कीजिए जिसमें एक कार्यात्मक समूह OH होता है। कार्यात्मक समूह कीटोन, एल्कोहल, एथेन, एल्डिहाइड। 98 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर देखिएगा बी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर, एल्कोहल। क्या हो जाएगा? एल्कोहल। यौगिकों के वर्ग की पहचान कीजिए, एक ही का यौगिक का वो एल्कोहल है जिसमें एक कार्यात्मक समूह OH होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 99 नंबर, यहाँ पर ध्यान देंगे कि किसी अवतल दर्पण पर चित्र में दर्शाए गए आपतित प्रकाश किरण के लिए निम्नलिखित आरेखों में सही कौन सा सही है? 99 का देखिएगा, आपको 99 का कौन सा है और सही? इस तरह का ये आपको देखिएगा प्रश्न दिया हुआ है, ये प्रश्न है, यहाँ पर ऑप्शन दिया है ABCD करके, यहाँ पर चित्र ABCD इस तरह से। तो कौन सा सही है इसमें? तो इसमें हो जाएगा जाकर के ऑप्शन नंबर डी आपको सही है। जो आपतित क्या है, जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि दर्पण की ओर मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस की से होकर गुजरेगी, अतः चित्र डी सही है आपको। ठीक है, चित्र डी ऑप्शन नंबर डी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 100 नंबर कि पदार्थ की प्रकृति से संबोधित है मूलभूत सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? 100 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन जो है कि पदार्थ की प्रकृति से संबंधित मूलभूत सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था जॉन डाल्टन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 101 नंबर के, साइट्रस कैंकर एक है खाली स्थान, क्या है? साइट्रस कैंकर खाली एक क्या है? जीवाणु जनित रोग, विषाणु जनित रोग, हार्मोन संबंधी विकार या कवक जनित रोग है आपको। तो 101 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये जीवाणु जनित रोग है। साइट्रस कैंकर क्या है? ये एक जीवाणु जनित रोग है। साइट्रस कैंकर जीवाणु जैथोमोनास एक्सोनोपोडिस के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मिश्रण का निर्माण किस प्रकार के तत्वों के संयोग से होता है? मिश्रण का निर्माण किस प्रकार के तत्वों के संयोग से होता है? केवल ठोस, केवल द्रव, ठोस व द्रव दोनों, ठोस द्रव गैस। 102 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठोस द्रव गैस तीनों के मिश्रण से होता है, संयोग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानी का घनत्व किस तापमान पर सर्वाधिक होता है? 4 डिग्री सेल्सियस, 5 डिग्री सेल्सियस, 12 डिग्री सेल्सियस या 10 डिग्री सेल्सियस। 103 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व इस पे आपको सबसे ज़्यादा होता है। 104 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस तत्व के लवण प्रायः नीले रंग के होते हैं? नीले रंग के होते हैं। तो 104 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर CO यानी कि कॉपर। कॉपर जो है, कॉपर तत्व के लवण प्रायः नीले रंग के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 105 नंबर के, निम्नलिखित में से किस डिवाइस को विजुअल डिस्प्ले यूनिट यानी कि VDU का फुल फॉर्म है, ये विजुअल डिस्प्ले यूनिट के रूप में भी जाना जाता है? ट्रैक बॉल, मॉनिटर, चित्रान्वीक्षक या मुद्रक है। 105 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मॉनिटर को। मॉनिटर को जो विजुअल डिस्प्ले यूनिट होता है, ये इसके रूप में भी जाना जाता है, मॉनिटर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 121 नंबर की, नींबू के रस का pH मान लगभग कितना होता है? 9, 2, 12, 7। तो ऑब्वियसली आपको 2.2 होता है नींबू का pH मान। आपको 121 का देखिएगा बी हो जाएगा राइट आंसर 2। ठीक है, नींबू का pH मान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 122 नंबर की, वर्ष 1787 में किस नियम का अध्ययन किया गया था जिसमें कहा गया था कि गैस का आयतन उसके परम ताप के साथ बढ़ता है तथा उसका परम तापमान घटने पर उसका आयतन भी घट जाता है? चार्ल्स का नियम, बॉयल का नियम, अवोगाड्रो का नियम या डाल्टन का नियम। 122 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये चार्ल्स का नियम कहलाता है, चार्ल्स का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 123 नंबर की, प्रथम आनुवंशिक पदार्थ हो सकता है कौन? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, DNA या RNA। 123 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर RNA।
ठीक है। आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड, इसको ध्यान में रखेंगे। और डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा कि प्रथम आनुवंशिक पदार्थ हो सकता है तो आरएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन 124 नंबर के आपतित प्रकाश के माध्यम की क्षमता को इसके संदर्भ में भी व्यक्त किया जाता है। ऑप्टिकल मास, प्रकाशीय सघनता, प्रकाशीय आयतन, दृष्टि भ्रांति। 124 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर प्रकाशीय सघनता। प्रकाशीय सघनता जो है कि अपवर्तित प्रकाश के माध्यम की क्षमता को इसमें संदर्भ में भी व्यक्त किया जाता है, प्रकाशीय सघनता। 125 नंबर प्रश्न देखेंगे हम लोग कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा उपधातु का गुणधर्म है। कौन सा उपधातु का गुणधर्म है? तो आघातवर्धनीय, अर्धचालक, तन्य, धनात्मक। तो 125 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपको अर्धचालक है। कौन सा उपधातु का गुणधर्म है? अर्धचालक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 126 नंबर की 0.23 ग्राम सोडियम को जल से अभिकृत करने पर मुक्त हाइड्रोजन का आयतन होगा Na, यानी कि सोडियम बराबर 23 ग्राम यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, इसको 126 का देखेंगे हम लोग, राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? 126 का यहाँ पर बी हो जाएगा 112 मिली यानी कि मिलीलीटर, ये आपको आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 127 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छरों द्वारा फैलता है? फाइलेरिया, घेंगा रोग, निमोनिया या हैजा। तो 127 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पर फाइलेरिया जो है कि मच्छरों द्वारा फैलने वाला रोग है। फाइलेरिया रोग को हाथी पाँव रोग भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? हाथी पाँव रोग के नाम से भी जाना जाता है। फाइलेरिया परजीवी क्यूलेक्स फटिगंस मादा मच्छर से होने वाला रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 128 नंबर कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में सब स्ट्रेट के पूर्ण विघटन को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में सब स्ट्रेट के पूर्ण विघटन को क्या कहा जाता है? संवहनी श्वसन, ऑक्सी श्वसन, अनॉक्सी श्वसन या डिफरेंस रेस्पिरेशन। 128 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपको अनॉक्सी श्वसन कहते हैं उसे हम लोग। 129 नंबर प्रश्न है कि श्रृंखला में 4 प्रतिरोधकों जिनमें से प्रत्येक के 1/4 ओम का उपयोग करते हुए अधिकतम कितनी प्रतिरोध बनाया जा सकता है? 129 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर देखिएगा सी हो जाएगा, अधिकतम आपको 1 ओम बनाया जा सकता है। इसको आपको सॉल्यूशन कर लीजिएगा आप लोग, मैं पीडीएफ दे दूंगा, वहाँ से आप लोग देख करके इसको सॉल्यूशन करेंगे। 130 नंबर प्रश्न है आपको, यदि मेंढक टिड्डे को खा जाए तो ऊर्जा स्थानांतरण किस दिशा में होगा? यदि मेंढक जो है आपको टिड्डे को खा जाए तो ऊर्जा स्थानांतरण किस दिशा में होगा? उत्पादक से अपघटक की दिशा, उत्पादक से प्राथमिक उपभोक्ता की दिशा में, प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता की दिशा में, द्वितीयक उपभोक्ता से प्राथमिक उपभोक्ता की दिशा में। 130 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता की दिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 131 नंबर के किन कार्बनिक यौगिकों के नाम में प्रत्यय अल जुड़ा है? यहाँ पर देखिएगा, ये आपको इस तरह से रीजनिंग टाइप है, लेकिन आपको ये साइंस का है कि किन कार्बनिक यौगिकों के नाम में प्रत्यय अल जुड़ा होता है। तो 131 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यहाँ पर एल्डिहाइड हो जाएगा। एल्डिहाइड, ये आपको फिजिक्स का प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 132 नंबर की श्वसन तंत्र से संबंधित विभिन्न रोग किस प्रकार के प्रदूषण के कारण होता है? श्वसन तंत्र से संबंधित आपको बोल रहा है कि रोग जो होता है किस प्रकार के प्रदूषण से होता है? वायु प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, जल प्रदूषण या ध्वनि प्रदूषण। 132 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वायु प्रदूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 133 नंबर की उपास्थि निम्नलिखित में से किसमें नहीं पाई जाती है? उपास्थि निम्नलिखित में से किसमें नहीं पाई जाती है? नाक में, कान में, वृक्क में, कंठ में। तो 133 का ऑप्शन नंबर देखिएगा सी हो जाएगा आपको किडनी में। ठीक है, वृक्क यानी कि किडनी में। किडनी का भार कितना होता है दोस्तों, इसको भी ध्यान रखेंगे। किडनी का भार होता है आपको 140 ग्राम, 140 ग्राम, इसको याद रखेंगे किडनी का भार। और किडनी में आपको ये कोई भी उपास्थि नहीं पाई जाती है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 134 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 3 सेंटीमीटर मोटे कांच के गुटके को पार करने में प्रकाश द्वारा लिया गया समय कितना हो जाएगा आपका? तो 134 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 0.2 NS। ठीक है, 0.2 NS हो जाएगा। इसको देख लेंगे, आप लोग बनाएंगे, सॉल्यूशन दिया हुआ है पीडीएफ में, वहाँ से आप लोग इसको सॉल्व करेंगे। हवा के दबाव को आप क्या कहेंगे? घनीकरण, वायुमंडलीय दबाव, वाष्पीकरण या तापमान। तो 135 का ऑप्शन नंबर देखिएगा बी हो जाएगा, यहाँ पर वायुमंडलीय दबाव कहेंगे। ठीक है, हवा के दबाव को आप क्या कहेंगे? तो वायुमंडलीय दबाव कहेंगे। तो किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। दाब का आपको यहाँ पर ये क्या हो जाता है? पृष्ठ के लंबवत बल बटा में पृष्ठ के क्षेत्र, यानी कि फोर्स बाय एरिया होता है, पी बराबर। इसको ध्यान में रखेंगे। तो दोस्तों आई होप कि आज का सेशन अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। और चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेट में। जय हिंद।